प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट 3 कक्षा के ABST फर्स्ट विषय के इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन यानी व्यवसाय में पैसे का शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार में पैसा शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य होती है, कौन सी नहीं होती है, कौन से खर्चे अलाउड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्यतः निम्नलिखित आयें इस शीर्षक की आय में कर योग्य मानी जाती हैं। व्यापार एवं पैसे के लाभ। नेक्स्ट है प्रबंधकर्ता अथवा एजेंट को प्राप्त क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है आयात लाइसेंस की बिक्री पर होने वाला लाभ। नेक्स्ट है निर्यात के बदले सरकार से नगद सहायता जो प्राप्त होती है, उसे भी इसी हेड में कर योग्य माना जाता है। इसी प्रकार से व्यापार एवं पैसा से प्राप्त लाभ अथवा अनुलाभ का मूल्य भी इसी हेड की आय में कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास हुई योजना के स्थानांतरण से होने वाला लाभ। नेक्स्ट है शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के स्थानांतरण से होने वाला लाभ। नेक्स्ट है साझेदार को फर्म से प्राप्त ब्याज एवं वेतन जो धारा 40B में उल्लेखित सीमा तक फर्म के लिए अलाउड खर्चा माना जाता है, मगर इसी अलाउड राशि को निजी रूप से व्यष्टि रूप में फर्म के लिए व्यापार पैसा शीर्षक में कर योग्य आय माना जाता है। मकान संपत्ति की प्राप्तियां, जैसे कर्मचारी के करदाता के कर्मचारियों को मकान किराए पर दिया गया है, या व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए बैंक, डाकघर, रेलवे इत्यादि को कोई मकान किराए पर दिया गया है, तो ऐसी किराए की प्राप्त राशि को व्यापार पैसा शीर्षक की आय में कर योग्य माना जाता है। अवैध व्यापार की आय। प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार पैसा शीर्षक में ये नहीं देखा जाता कि वो व्यापार वैध है या अवैध है, लीगल है, इलीगल है। दोनों प्रकार की व्यापारिक आय को इसी हेड में कर योग्य माना जाता है। सट्टे व्यापार के लाभ भी इसी शीर्षक की आय में कर योग्य माने जाते हैं। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त बोनस की राशि सहित जो राशि प्राप्त होती है, उसे भी इसी हेड की आय में कर योग्य माना जाता है। कोई क्रियाकलाप नहीं करने अथवा अमूर्त संपत्ति में हिस्सा नहीं लेने के ठहराव के बदले यदि किसी व्यक्ति से कोई राशि एकमुश्त राशि प्राप्त होती है, तो उसको भी इसी हेड की आय में कर योग्य माना जाता है। इसी प्रकार किसी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने, आयु उपयोग से हटा देने या स्थानांतरित करने पर प्राप्त राशि भी इसी हेड में कर योग्य मानी जाती है, बशर्ते ऐसी राशि संपत्ति पर किए गए संपूर्ण व्यय कटौती धारा 35A के तहत पूरे वर्ष में स्वीकृत की गई हो। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कुछ विशिष्ट नियमों व्यवस्थाओं की चर्चा करेंगे। करदाता के सभी व्यापारियों की आय पर एक साथ कर लगाया जाता है। सट्टे के व्यापार लाभों को अन्य व्यापार लाभों से पृथक रखना होता है, लेकिन इसी हेड में कर योग्य माना जाता है। गत वर्ष किसी ऐसी राशि को की प्राप्त राशि कर योग्य होना जो भूतकाल में व्यय अथवा हानि रूप में स्वीकृत की गई थी। कर देय लाभों की गणना। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमें लाभ हानि खाता दिया गया है और अन्य सूचनाओं सहित, तो जो लाभ हानि खाते द्वारा जो लाभ प्रदर्शित किए गए हैं उसमें कुछ समायोजन करते हुए कर योग्य आय की गणना की जाती है। सर्वप्रथम लाभ हानि खाते इशार पक्ष की ओर देखा जाता है कि ऐसी कौन सी आय हैं जो इस हेड से संबंधित हैं और इसमें जमा है या जमा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस हेड से संबंधित कोई आय इस वर्ष के लाभ हानि खाते क्रेडिट में जमा नहीं है, तो उसको लाभ में जोड़ा जाता है। यदि कोई ऐसी आय क्रेडिट की गई है जो इस हेड से संबंधित नहीं है, तो उसको लाभ में से घटाया कर कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। इस प्रकार से व्ययों के संबंध में वे अलाउड और डिसअलाउड दो प्रकार के होते हैं। यदि कोई अलाउड वे लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया है, तो उसको लाभ में से घटाया जाएगा, और यदि कोई डिसअलाउड वे लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया उसको पुनः जोड़ा जाएगा और कर योग्य लाभ की गणना की जाएगी। इसी प्रकार से ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक का अंडर और वैल्यूएशन किया गया हो, तो उसको भी प्लस माइनस करते हुए कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। अब हम पूर्णतः स्वीकृत व्ययों की चर्चा करेंगे। निम्न व्ययों को पूर्णतः स्वीकृत व्ययों की श्रेणी में रखा जाता है। भवन के संबंध में किराया, मरम्मत, भूमि एवं लगान, नगरपालिका कर, बीमा प्रीमियम, हरास आदि के वे, फर्नीचर, प्लांट, मशीन से संबंध में मरम्मत, बीमा, हरास आदि वे अलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान
कि आयकर पूंजी वे भूमि की लागतें कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर इनको भी अलाउड व्ययों की श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार से दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जो लागत है उसको लाइसेंस की अवधि में समान किस्तों में अलाउड खर्चा माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 10 साल का लाइसेंस है और तो जो प्रथम वर्ष से भुगतान वाला उसमें 1/10 अलाउड होगा और बाकी 9/10 डिसअलाउड होगा और वो बाकी आगामी 9 वर्षों में समान किस्तों में उसके अलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की परियोजना के भुगतान को अलाउड खर्चा माना गया है। निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए वे ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित वे अधिसूचित कृषि विस्तार योजना पर किए गए वे इनको अलाउड खर्चा माना गया जाता है। इसी प्रकार से अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किए गए व्ययों को भी अलाउड खर्चा माना जाता है। मार्च 1998 के बाद के एक प्रारंभिक व्ययों के संबंध में योजना की लागत अथवा पूंजी के 5% तक स्वीकृत अर्थात 1/5 भाग के हिसाब से प्रथम 5 वर्षों में अलाउड खर्चा माना जाता है। स्वैच्छिक सेवानिधि योजना के तहत कर्मचारी को जो क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है उसको भी प्रथम 5 वर्षों में समान किस्तों में अलाउड खर्चा माना जाता है। खनिज पदार्थों की खोज पर जो आयगत भी किए जाते हैं उनको भी प्रथम 10 वर्ष तक समान किस्तों में अलाउड खर्चा माना जाता है। अन्य व्ययों बीमा प्रीमियम, कर्मचारियों को बोनस एवं कमीशन, ब्याज, शून्य कूपन बॉन्ड, प्रतिनिधि भत्ता, परमानेंट प्रोविडेंट फंड, अनुमोदित सुपरविजन फंड, अनुमोदित ग्रेजुएटी फंड में अंशदान, पशुओं की हानि, डूबत ऋण, प्रतिबद्ध लेन देन कर, वस्तु लेन देन कर प्रमुख हैं जिनको अलाउड खर्चा माना जाता है। अनेक ऐसे व्यय होते हैं जो वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर भी अलाउड माने जाते हैं। अब हम स्पष्टतया डिसअलाउड खर्चों की चर्चा करेंगे। इन खर्चों को पूर्णतया डिसअलाउड माना जाता है। भारत के बाहर अथवा भारत में किसी अनिवासी को या विदेशी कंपनी को दे ब्याज, फीस अथवा रॉयल्टी राशि बिना TDS भुगतान किए गई हो तो उसको अलाउड डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। व्यापार में पैसे के लाभों पर कर जैसे आयकर इसको प्रत्यक्ष कर माना जाता है और डिसअलाउड माना जाता है। संपदा कर को डिसअलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा गया है। भारत के बाहर तो भारत में अनिवासी व्यक्ति को बिना TDS किए यदि वेतन का भुगतान किया गया है तो उसको भी डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। कर्मचारी को किसी फंड से भुगतान TDS बिना किया गया हो तो उसको भी डिसअलाउड खर्चा माना जाएगा। कर्मचारी के अन्य लाभों पर नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से जो कर चुकाया जाता है उसको भी डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। किसी निवासी व्यक्ति को ब्याज, कमीशन, दलाली इत्यादि या पैसे सेवाओं की फीस व तकनीकी सेवाओं की फीस अथवा किसी ठेकेदार, उप ठेकेदार को दे राशि जो बिना TDS की गई हो उसे डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। काटने के बाद निर्धारित समय में जमा नहीं किया जाए तो भुगतान की राशि का 30% स्वीकृत माना जाता है। साझेदार को ब्याज या वेतन धारा 40B मूल्य की सीमा से अधिक राशि को डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। कुछ दशा में स्वीकृत हुए विशेष व्यक्तियों को किए भुगतान। विशेष व्यक्तियों में करदाता के रिश्तेदार, कंपनी, फर्म, हिंदू परिवार इत्यादि के संचालक, साझेदार और सदस्य आते हैं। इनको यदि कोई अत्यधिक अनुचित भुगतान किया गया तो उसको डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। 10 में 20,000 से अधिक का भुगतान क्रॉस चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। यदि उसको नकद में किया गया तो संपूर्ण राशि को डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आयोजन किया गया है तो गत वर्ष भुगतान ग्रेच्युटी के लिए बनाए गए आयोजन को अलाउड माना जाएगा और शेष राशि को डिसअलाउड खर्चों की श्रेणी में रखा जाता है। वास्तविक भुगतान करने पर कटौती। अब हम कुछ ऐसे व्ययों की चर्चा करेंगे कि वो भुगतान करने की शर्त पर अलाउड माने जाते हैं। यदि उनकी राशि आउटस्टैंडिंग हो, बकाया हो तो उनको डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। इसमें ये खर्चे आते हैं: कर, चुंगी, फीस, नियोक्ता का किसी फंड में अंशदान, कर्मचारियों को दे बोनस, कमीशन, सार्वजनिक वित्तीय संस्था को दे ब्याज, अनुसूचित बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख समिति के अलावा अन्य कोई सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि अथवा ग्रामीण बैंक में अवधि ऋण पर दे ब्याज, कर्मचारी की जमा छुट्टियों के बदले नियोक्ता के रूप में दे कोई राशि है तो उसको भी भुगतान के आधार पर अलाउड खर्चा माना जाता है। यदि आउटस्टैंडिंग हो तो डिसअलाउड माना जाएगा। रेलवे की संपत्ति के उपयोग के बदले भारतीय रेलवे को दे राशि, इनको भी पेमेंट बेसिस पर अलाउड माना जाता है।
इन व्ययों का गत वर्ष में अथवा गत वर्ष के बाद देय तिथि से पूर्व भुगतान नहीं किया जाता है तो इनको अस्वीकृत माना जाएगा। कोई ब्याज यदि नगद नहीं चुकाया जाए परंतु ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसे भी डिसअलाउड खर्चा माना जाता है। व्यय से अधिक कटौती, इसको वेटेड डिडक्शन बोलते हैं। जितना भुगतान किया उससे ज़्यादा कटौती स्वीकृत प्रदान की जाती है। इसमें आते हैं नंबर 1 ऐसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट व्यक्ति को किए गए भुगतान जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर खर्च की गई हो। भुगतान की गई राशि के 150% के बराबर खर्चा अलाउड बन जाता है, अर्थात भुगतान के 50% के बराबर अतिरिक्त कटौती प्रदान की जाती है। अनुसंधान संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज या किसी संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयोग करने के लिए को दान दिया गया हो तो उस पर भी 50% की दर से अतिरिक्त कटौती प्रदान की जाती है। अधिसूचित कृषि विस्तार योजना पर किए गए व्यय के संबंध में व्यय की राशि के अलावा उस राशि के 50% की अतिरिक्त कटौती प्रदान की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की गई पूंजी संपत्ति का विक्रय, कर योग्य राशि की गणना करने के लिए विक्रय मूल्य में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मिली छूट को जोड़ा जाता है तथा लागत को घटाया जाता है। शेष राशि तुलना छूट की राशि से की जाती है। दोनों में से जो राशि कम हो उसको गत वर्ष में कर योग्य आय माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ आय ऐसी होते हैं जो आंशिक रूप से कृषि आय मानी जाती हैं और आंशिक रूप से व्यापारिक आय मानी जाती है। इनका विवरण इस प्रकार से है। कृषि आय, कृषि आय करमुक्त होती है, परंतु ऐसे चाय या कॉफ़ी निर्माता जो स्वयं के बगीचों पर चाय अथवा कॉफ़ी उगाते हैं उनकी आय का 60% ही कृषि आय होता है। इसी प्रकार ऐसी चीनी मिलें जो स्वयं के खेतों पर गन्ना उगाती हैं उनकी भी आय आंशिक रूप से कृषि आय और आंशिक रूप से व्यापारिक आय मानी जाती है। इस प्रकार रबर के पौधों से सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स अथवा सेनेक्स बनाकर बेचने वालों की आय का 65% भाग कृषि आय माना जाता है, शेष व्यापारिक आय माना जाता है। किसी व्यवसाय को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार उसको भी करमुक्त माना जाता है। किसी व्यवसाय को केंद्र सरकार के अनुमोदन पर दिया गया कोई भुगतान उसको भी इस शीर्षक में करमुक्त माना जाता है, कर योग्य नहीं माना जाता है। खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन से किसी संस्था को लाभ होता है तो उसको व्यापार पेशा शीर्षक में करमुक्त आय माना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित नवीन उद्योगों के लाभ भी निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर कुछ वर्षों पर करमुक्त माने गए, प्रथम 5 वर्ष तक करमुक्त माने जाते हैं। निर्यात के बदले माल बनाने वाले नए स्थापित उद्योगों के लाभ भी कुछ वर्षों में करमुक्त माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये व्यापार की बात की हमने, अब हम पेशे की बात करेंगे। यदि पेशे की श्रेणी में डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये आते हैं, इनके लिए या तो आपको प्राप्ति में भुगतान खाता प्रश्न दिया गया होगा या आयव्यय खाता दिया होगा। यदि आयव्यय खाता दिया गया है तो उसके जो सरप्लस को आधार बनाया जाएगा और उस सरप्लस में कुछ समायोजन करते हुए उसके करीब आगे गणना की जाती है। तो यदि उसका CR साइड देखा जाता है, जमा पक्ष देखा जाता है, यदि कोई ऐसी आय है जो इस पैसे में करीब मान जाती है परंतु आयव्यय खाते में जमा नहीं की गई हो तो उसको सरप्लस में जोड़ा जाता है, जोड़कर उसको करेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई ऐसी आय है जो इस शीर्षक में जमा है, इस आयव्यय खाते में जमा की गई हो परंतु इस शीर्षक से संबंधित नहीं हो तो उसको सरप्लस में से घटा दिया जाता है। इस प्रकार से व्ययों की चर्चा की जाती है। कई देखो अलाउड खर्चा है और आयव्यय खाते में डेबिट नहीं किया गया है तो उसको आयव्यय खाते द्वारा दर्शाए गए सरप्लस में से घटाया जाता है। इस प्रकार से कोई डिसअलाउड खर्चा है और आयव्यय खाते में डेबिट किया गया हो तो उसको आयव्यय खाते द्वारा दर्शाए गए सरप्लस में पुनः जोड़ा जाता है। इस प्रकार से प्लस माइनस करते हुए समायोजन करते हुए अंतिम जो राशि निकल कर आती है उसको पैसे की कर योग्य आय माना जाता है। यदि प्रश्न पैसे व्यक्ति के लिए प्राप्ति भुगतान खाता रिसीट्स पेमेंट अकाउंट दिया गया हो
तो उसमें करियर की आय गणना करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसमें उसका जो प्राप्ति साइड है उसमें देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन सी प्राप्तियां हैं जो इस चीज़ से करियर की मानी जाती हैं, उनको अलग से जोड़ लिया जाता है और उस जोड़ को हम कहते हैं ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग्स। और उसमें से भुगतान जो पक्ष है उसका खाते का, उसमें से वो खर्चे अलग से छांट लिए जाते हैं जो अलाउड की श्रेणी में आते हैं, उनका टोटल किया जाता है और उसको ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में से घटाया जाता है। शेष जो राशि बचती है उसको पेशे के करियर की आय माना जाता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ ये जो व्यापार है पेशे की आय से संबंधित विभिन्न प्रावधान है वो मैंने आपको बताए हैं। इस वीडियो को आप अवश्य सुने, अपने साथियों को प्रेरित करें सुनने के लिए। ये परीक्षा दृष्टिकोण से और वैसे आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य सुने। थैंक यू, धन्यवाद।